हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरू करने वाले हैं वन संरक्षण नियम 2022 फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2022 के बारे में। ये वैसे तो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली वन दरोगा का जो इनका 30 तारीख को एग्जाम है उनके लिए है। ये पीडीएफ तो मैंने आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा ही दी है। इसके अलावा जो वन दरोगा का मेरा पूरा कंटेंट है लगभग 493-494 पेज का, वो पीडीएफ आपको चाहिए तो HEREIMKP@gmail.com पर आप हमें मेल करके प्राप्त कर सकते हैं। फ्री नहीं है, सिंपल सी बात है, अभी बता दे रहे हैं, टाइम वेस्ट मत करना। इसके लिए आपको 150 पे करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। चलिए, हो गया प्रमोशन, बहुत आगे शुरू करते हैं। तो हुआ क्या है कि हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन संरक्षण नियम 2022 को अधिसूचित किया है। ठीक है, करने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। तो इसकी प्रमुख विशेषताओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो इस नियम को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अधिसूचित किया गया था और यह वन संरक्षण नियम 2003 का स्थान लेगा। यानी कि मूल जो था वो था वन संरक्षण अधिनियम 1980 और उसके बाद वन संरक्षण नियम 2003 बना, मतलब इसी में संशोधन करके, और इसी का स्थान लेगा अब वन संरक्षण नियम 2022। और यह नियम अलग अलग कार्यों के लिए कई अलग अलग समितियों के गठन पर भी डिपेंड करता है। यानी कि इसमें कई प्रावधान किए गए हैं जिसमें अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कमेटी या समितियों के गठन का प्रावधान है। उदाहरण के तौर पर परियोजना जांच समिति यानी कि प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग समिति की बात करें तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन गठित करेगा। तो यह राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा गठित की जाएंगी। इसके अलावा यह राज्य क्षेत्र प्रशासन को परियोजनाओं की सिफारिश करेगी। इसके लिए हर महीने कम से कम 2 बार बैठक होगी। इंपॉर्टेंट है, हर महीने कम से कम 2 बार बैठक होगी। इसके अलावा यह राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से प्राप्त प्रस्तावों की जांच भी करेगी। लेकिन इनमें कौन शामिल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनमें कौन शामिल नहीं है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो कौन शामिल नहीं है? 5 हेक्टेयर या उससे कम क्षेत्र वाले वन भूमि के प्रस्ताव शामिल नहीं होंगे प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी के आगे। ठीक है, इसके बाद बात करें क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति यानी कि रीजनल एम्पावर्ड कमेटी की बात करें तो इसे प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया जाएगा। क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति को केंद्र के द्वारा स्थापित किया जाएगा। परियोजना जांच समिति को राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा प्रतिस्थापित या स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति में विचार हेतु भेजी गई प्रत्येक परियोजना की स्वीकृति या अस्वीकृति संबंधी जांच करने के लिए हर महीने में कम से कम 2 बार बैठक रहेगी। यानी कि आप देख रहे हैं इन दोनों में, यानी कि परियोजना जांच समिति और क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति में हर महीने मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 2 बार बैठक होना आवश्यक है। 2 बार बैठक होना आवश्यक है। इसके बाद एडवाइजरी कमेटी यानी कि सलाहकार समिति की बात कर लेते हैं। तो इसे केंद्र सरकार के द्वारा गठित किया जाएगा एडवाइजरी, और 6 सदस्य होंगे और इनकी बैठक हर महीने होगी। ठीक है, सलाहकार समिति बार बार सलाह नहीं देती, हर महीने होगी बैठक, मतलब महीने में 1 बार ही होगी सामान्यतः। और सदस्यों की संख्या अगर पूछे तो आप ऑप्शन लगा देना, 6 सदस्य होंगे। और इस सलाहकार समिति की भूमिका नियमों की अलग अलग धाराओं के तहत स्वीकृति प्रदान करने के संदर्भ में सलाह देने से। तो परियोजना जांच समिति इसका राज्य या संघ शासित प्रदेशों के द्वारा गठित की जाएंगी। क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति केंद्र के द्वारा गठित की जाएंगी और इन दोनों की बैठक हर महीने में कम से कम 2 बार होगी। सलाहकार समिति केंद्र सरकार द्वारा गठित की जाएगी और 6 सदस्य होंगे और बैठक हर महीने होगी। और मुख्य कार्य सलाह देना, नाम से ही पता चल रहा है। अब बात कर लेते हैं एक बार वन संरक्षण अधिनियम 1980, वैसे तो मैं बता चुका हूं, फिर भी इसमें चर्चा में आए तो बता देते हैं। तो उसे वनों की कटाई को रोकने के लिए लागू किया गया था। हालांकि भारतीय वन अधिनियम 1927 से ही लागू, जो हमें पता है, और इसे इमारती लकड़ी की कटाई व आवाजाही पर औपनिवेशिक ब्रिटिश प्रशासन का नियंत्रण स्थापित करने के लिए तैयार किया गया था। किसे?
1987 भारतीय वन अधिनियम को, 1980 की बात नहीं हो रही है, जो ब्रिटिश लोगों ने लागू किया था 1927 में। ठीक है। इसके बाद वन संरक्षण अधिनियम यानी कि एफसीए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में 1988 और 1996 में प्रमुख संशोधन किए गए। 1996 का संशोधन वन की परिभाषा से संबंधित गोदावरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शामिल करने के लिए किया गया था। ठीक है, अब ऊपर आते हैं। ठीक है, अलग अलग समितियों का गठन हो गया वन संरक्षण नियम की, जो 2022 वाला आने वाला है, जो वन संरक्षण नियम 2003 का स्थान लेगा। इसकी समय सीमा की बात कर लेते हैं तो 5 से 40 हेक्टेयर के बीच की गैर खनन परियोजनाओं की 60 दिनों के भीतर समीक्षा कर दी जानी चाहिए। ठीक है, 5 से 40 हेक्टेयर के बीच की गैर खनन यानी कि जहाँ पर माइनिंग वगैरह ना हो, और माइनिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं होता जहाँ से खनिज निकाले जाए, किसी भी तरह की माइनिंग हो, मिट्टी भी निकाली जाए, तो गैर खनन परियोजना को 60 दिनों के भीतर समीक्षा करनी होगी। इसके अलावा 5 से 40 हेक्टेयर के बीच की खनन परियोजनाओं की 75 दिनों के भीतर समीक्षा की जानी चाहिए। इसके अलावा अब बात करें बड़े क्षेत्र वाली परियोजनाओं यानी कि 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वाली गैर खनन परियोजनाओं की 120 दिनों के भीतर समीक्षा की जानी चाहिए, और 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वाली खनन परियोजनाओं की 150 दिनों के भीतर समीक्षा की जानी चाहिए। तो यानी कि 5 से 40 हेक्टेयर जो है और उसका गैर खनन है तो 60 दिन, 5 से 40 खनन है तो 75 दिन, 100 हेक्टेयर से अधिक है गैर खनन तो 120 दिन, 100 हेक्टेयर से अधिक है और खनन है तो 150 दिनों के भीतर समीक्षा हो जानी चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के लिए प्रस्ताव। दो तरह की स्वीकृतियां, एक सैद्धांतिक स्वीकृति है, एक अंतिम स्वीकृति है। सैद्धांतिक स्वीकृति में सलाहकार समिति की सिफारिश पर विचार करने के बाद सरकार सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करेगी। अंतिम स्वीकृति में क्या होगा कि केंद्र सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्ति होने के बाद नोडल अधिकारी संबंधित अधिकारियों को अंतिम स्वीकृति दे सकता है। इसके बाद बात करें कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन यानी कि क्षतिपूरक वनीकरण। तो क्षतिपूरक वनीकरण के लिए ऐसी भूमि प्रदान की जाएगी, कैसी भूमि, ना तो भारतीय वन अधिनियम 1927 या किसी अन्य कानून के तहत वन के रूप में अधिसूचित किया गया हो, और ना ही वन विभाग द्वारा वन के रूप में प्रबंधित किया गया हो। यानी कि क्षतिपूरक वनीकरण का मतलब ये, जैसे मान लीजिए कहीं किसी परियोजना के लिए वनों को काटा गया, तो अगर उसके बाद उसकी जगह दूसरे वन लगाए जाएंगे, तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ऐसी भूमि पे नहीं लगाए जाएंगे जो पहले से ही वन के रूप में प्रबंधित हो। यानी कि या तो भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत या कोई भी कानून के तहत ना वन विभाग के द्वारा वन के रूप में कोई गैर वन भूमि होगी, उस पर आपको क्षतिपूरक वनीकरण करना होगा। अब आगे बात करते हैं क्षतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम यानी कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 की बात करें तो क्षतिपूरक वनीकरण यह गैर वन उद्देश्यों हेतु उपयोग की गई वन भूमि की क्षतिपूर्ति के संबंध में वृक्षारोपण और वनीकरण गतिविधियों को संदर्भित करता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। इस अधिनियम में इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय और राज्य निधियों की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। राज्य संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु एकत्रित किए गए कुल धन का 90% राज्य निधि में और शेष 10% धन को राष्ट्रीय निधि में स्थानांतरित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा राष्ट्रीय और राज्य निधि में प्राप्त धन लोक निधि के तहत जमा किया जाएगा, साथ ही इस पर ब्याज भी प्राप्त होगा और यह गैर व्यपगत होगा। इसके बाद राष्ट्रीय और राज्य प्राधिकरण की बात करें तो इसका कार्य इस अधिनियम के उद्देश्यों जैसे वन और वन्य जीवों के संरक्षण और विकास के लिए संबंधित निधियों का प्रबंधन और उपयोग करना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कुछ नए चर्चा में रहे कारण, जैसे पर्यावरणीय मंजूरी के बिना अब वनों में भी चिड़ियाघर स्थापित किए जा सकते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के एक प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है। इसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि पर, ठीक है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित
चिड़ियाघरों को वानिकी गतिविधि मानने का प्रस्ताव किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम के तहत चिड़ियाघरों, वन्यजीव बचाव केंद्रों आदि को गैर वानिकी गतिविधि के रूप में स्वीकार किया गया है। इनकी स्थापना के लिए केंद्र सरकार से वन मंजूरी लेना अनिवार्य है, लेकिन अब चिड़ियाघरों को FCA के तहत अलग अलग मंजूरी लेने से छूट मिल जाएगी। यानी कि अब पर्यावरणीय मंजूरी लेने के बिना भी वनों में चिड़ियाघर स्थापित किए जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के बारे में। पहले भी कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 देश की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण में राष्ट्रीय प्रयास को सहायता और मजबूती प्रदान करने के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। और इसमें एक अध्यक्ष, 10 सदस्य और एक सदस्य सचिव। एक अध्यक्ष, 10 सदस्य और एक सदस्य सचिव, यानी कि टोटल हो गए 12। और भारत में प्रत्येक चिड़ियाघर को अपने संचालन के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की मंजूरी की आवश्यकता होती है, लेनी ही पड़ती है। अब आगे बात करते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के बारे में, यानी कि सामुदायिक वन अधिकार के बारे में, जिसको बोलते हैं CFR। तो ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ ने कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, एक तो ये याद रख लेना कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो वो है छत्तीसगढ़ में। और राष्ट्रीय उद्यान के आदिवासियों को कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के अधिकारों को मान्यता दे दी है। सबसे पहले कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ही जान लेते हैं। तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क का नाम KNP बोलते हैं, जिसको कांगेर नदी पर रखा गया है, जो इस उद्यान से होकर बहती है। इसमें 3 असाधारण गुफाएं पाई जाती हैं, जैसे कुटुमसर, कैलाश और दंडका। ये गुफाएं स्टेलग्माइट्स और स्टेलेक्टाइट संरचनाओं से युक्त हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात इसी राष्ट्रीय उद्यान में उपस्थित है। इंपॉर्टेंट केवल ये याद रखो, 3 गुफाएं, कुटुमसर, कैलाश और दंडका। ठीक है, कुटुमसर, कैलाश और दंडका कांगेर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में स्थित है। कांगेर नदी इससे होकर जाती है। इसके अलावा यहाँ पर तीरथगढ़ जलप्रपात इसी में स्थित है। वन प्रकार की बात करें, यहाँ पर किस प्रकार का वन पाया जाता है, तो विशिष्ट मिश्रित आर्द्र पर्णपाती प्रकार के वन, जिसमें साल, सागौन और बांस के पेड़ बहुतायत में उपलब्ध है। जीव वनस्पति, बाघ, तेंदुआ, जंगली बिल्लियां, चीतल, सांवर, बार्किंग डियर इंपॉर्टेंट हो जाता है, जंगली सुअर, गीदड़, लंगूर, रीसस बंदर, स्लॉथ बियर, उड़ने वाली गिलहरी इंपॉर्टेंट, अजगर, लकड़बग्गा, खरगोश, मगरमच्छ और सिवेट। इस क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय प्रजाति है बस्तर मैना। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी है बस्तर मैना। यह मनुष्य की आवाज़ की नकल करने में सक्षम है। तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क से आपको एक चीज़ पता चल गई, छत्तीसगढ़ में स्थित है, कांगेर नदी के किनारे है। कुटुमसर, कैलाश और दंडका नामक की गुफाएं हैं जो स्टेलेग्माइट्स और स्टेलेक्टाइट संरचनाओं से युक्त हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात इसी राष्ट्रीय उद्यान में उपस्थित है। साल, सागौन, बांस के पेड़ बहुतायत में है और मिश्रित आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जीव जंतुओं में मुख्य रूप से बार्किंग डियर, उड़ने वाली गिलहरी और बस्तर मैना, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी उसके लिए प्रसिद्ध है। बाकी अन्य प्रजातियां भी पाई जाती हैं। अब बात करें CFR के बारे में, जिसके बारे में अभी हम कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के बारे में, तो CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला कांगेर घाटी नेशनल पार्क देश का दूसरा संरक्षित क्षेत्र बन गया है। पहला संरक्षित क्षेत्र कौन था? उड़ीसा का सिमलीपाल। ठीक है, याद रखना। तो सिमलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और ये पहला क्षेत्र था जिसने कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स को मान्यता दी थी। सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र साझी वन भूमि है। इसे किसी विशेष समुदाय द्वारा सतत उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से सुरक्षित और संरक्षित किया जाता है। इसमें किसी भी श्रेणी के वन शामिल हो सकते हैं, जैसे राजस्व वन, वर्गीकृत, अवर्गीकृत, डीम्ड वन, आरक्षित वन, संरक्षित वन, अभ्यारण्य और नेशनल पार्क आदि। CFR की बात करें, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व, तो अधिकारों को अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत मान्यता दी गई है। हम बता चुके इसमें क्या प्रावधान शामिल हैं। नंबर 1 ये याद रखने वाले हैं, यह वनों में रहने वाली ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को वन अधिकारों तथा वन भूमि में उपजीविका को मान्यता देती हैं जो पीढ़ियों से ऐसे वन में रह रही, लेकिन जिनके अधिकारों को दर्जा नहीं दिया जा सका है।
यह समुदाय को स्वयं और दूसरों के द्वारा वन उपयोग के लिए नियम बनाने की भी अनुमति देता है। इसके अलावा यहाँ ग्राम सभा को सामुदायिक वन संसाधन सीमा के भीतर वन संरक्षण और प्रबंधन की स्थानीय पारंपरिक प्रथाओं को अपनाने का भी अधिकार होता है। वन संरक्षण अधिनियम FRA 2006 निम्नलिखित में से सामुदायिक अधिकारों और सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की मान्यता प्रदान करता है। किसमें? वन्य जीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान तथा सभी वन्य भूमि। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की बात करें जो चर्चा में रही, तो भारत में वन के बाहर वृक्ष यानी कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया इनिशिएटिव, इसमें क्या होता है? यही पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज, जब मैं कहूँ तो पूरा नाम यही है, तो इतना लंबा नाम नहीं लूँगा, तो शॉर्ट में बोल रहा हूँ, लेकिन पूरा नाम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ही है। ठीक है, तथा US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि यूसेड ने आरंभ किया है। यह इसके उद्देश्य क्या है? कार्बन प्रक्षालन यानी कि सीक्वेस्ट्रेशन में वृद्धि करना, स्थानीय समुदायों की सहायता करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहन करने के लिए कृषि की क्षमता को मजबूत करना। इसमें 7 राज्यों को शामिल किया गया। स्टार्टिंग में आंध्र प्रदेश, असम, ए से है हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। इसके तहत भारत में पारंपरिक वनों के बाहर 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का तेजी से विस्तार किया जाएगा। इसके लिए किसान, कंपनियां और निजी संस्थान मिलकर काम करेंगे। इसके बाद बात करें ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड TCW टैग, तो मुंबई और हैदराबाद को संयुक्त रूप से 2021 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड टैग के रूप में मान्यता दी गई है, मुंबई और हैदराबाद को। TCW कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन तथा अमेरिकी गैर लाभकारी संगठन यानी कि NGO ऑर्बर डे फाउंडेशन ने शुरू किया। ठीक है, मैं आगे बात करते हैं। यह एक समुदाय के अपने शहरी वन के प्रति समर्पण के लिए दिशा, सहायता और विश्वव्यापी मान्यता उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त यह शहर या कस्बे में स्वस्थ व टिकाऊ शहरी वानिकी कार्यक्रम के लिए रूपरेखा भी प्रदान करता है। इसके तहत किसी शहर का मूल्यांकन 5 मानकों के आधार पर किया जाता है। उत्तरदायित्व स्थापित करना, नियम निर्धारित करना, आपके पास क्या है यह जानना, संसाधनों का आवंटन करना और उपलब्धियों को सहर्ष स्वीकार करना। आपको सिर्फ क्या याद रखने हैं? 2 नाम, कौन कौन से? मुंबई और हैदराबाद। ठीक है, और आपको ज़्यादा ज्ञान की बातें याद रखनी नहीं है। इसके अलावा नगर वन योजना की बात करें तो इस योजना को 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है तब लॉन्च किया गया था, और इसका उद्देश्य था अगले 5 वर्षों में देश में 200 शहरी वनों को विकसित करना। इस योजना के तहत शहर में कम से कम 20 हेक्टेयर भूमि पर वन विकसित किए जाएंगे। 20 हेक्टेयर पे ये वन या तो मौजूदा वन भूमि पर या शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तावित किसी अन्य रिक्त भूमि पर विकसित किए जाएंगे। अब आप कहेंगे जब वन भूमि पहले से है तो उस पर, तो देखिए वन भूमि का मतलब ये नहीं होता है कि उस पर सभी पे पहले से ही वन है। वन भूमि का मतलब ये है कि ये भूमि वन के लिए आरक्षित है, या आप आरक्षित भी नहीं, सही शब्द ये है कि वह वन, मान लीजिए ये है कोई ज़मीन, इस पर इतने में मान लीजिए 70% एरिया में वन है, 30% में नहीं है, लेकिन ये पूरा एरिया वन के रूप में परिभाषित है। आप समझिए परिभाषित है तो वो वन भूमि कहलाएगी, भले ही उस पर उस एरिया में वन कुछ में ना भी हो। तो या तो मौजूदा वन भूमि पर या शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तावित किसी अन्य रिक्त भूमि पर विकसित किए जाएंगे। वन उद्योग को एक बार स्थापित हो जाने के बाद राज्य सरकार इसका रखरखाव करेगी। देखिए केंद्र के लिए सब संभव नहीं तो राज्य सरकार करेगी, और यह योजना पूरी तरह से कैंपा यानी कि प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 याद रखना सन निधि द्वारा वित्त पोषित। इसके बाद एग्जाम में कुछ आए ना आए, मियावाकी पद्धति बहुत ज़्यादा आती है। मियावाकी पद्धति, तो पंजाब का फाजिल्का जिला मियावाकी पद्धति को लागू करके वन क्षेत्र के विस्तार में एक पथ प्रदर्शक बन गया है। कौन सा जिला? फाजिल्का जिला। कहाँ का? पंजाब का। मियावाकी पद्धति भूमि के छोटे खंडों पर सूक्ष्म वन लगाकर शहरी वनारोपण की एक तकनीक है, और इस पद्धति को 1980 के दशक में जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी ने तैयार किया। यह पद्धति पौधे के 10 गुना तेज वृद्धि और सामान्य से 30 गुना अधिक सघनता सुनिश्चित करती है। इस पद्धति में मृदा की गुणवत्ता की पहचान, विश्लेषण के बाद संबंधित क्षेत्र के देशी वृक्षों को
4 परतों झाड़ी, उपवृक्ष, वृक्ष और कैनोपी, कैनोपी माने लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे वृक्ष में विभाजित किया जाता है। इसके बाद वनीकरण परियोजना की बात करें तो केरल वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पतियों की पुनर्बहाली के लिए वनीकरण परियोजना की शुरुआत की है। यह आक्रामक पौधों विशेष रूप से सेना स्पेक्टिविलिस को पूर्णतः समाप्त करने की एक वनीकरण परियोजना है। इस परियोजना को वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि केरल में स्थित है के सुल्तान बाथरी वन रेंज में लागू किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत बांस व फलों के पौधे लगाना और वर्षा जल का संचयन करना आदि है। ठीक है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक अभिन्न अंग है, यह भी आपको पता चलिए। आर्द्रभूमि, तटीय भूमि और महासागर आप लोगों के माने वन दरोगा वालों के सिलेबस में नहीं है, बाकी के हैं तो उनका अलग से कंप्लीट करा दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वन दरोगा की कंप्लीट PDF चाहिए तो आप hereimkp@gmail.com यानी कि HEREIMKP@gmail.com पर मेल करके प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।